नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसी। दरोगा साहब की नई नई पोस्टिंग होती है और वह मध्य प्रदेश के एक ज़िले में पोस्टिंग पे रहते हैं। वह अपने ऑफिस में यानी थाने में थे। उनको एक कॉल आता है उनके बड़े साहब का, जिन्हें अर्जेंट मिलने के लिए बुलाया जाता है। दरोगा साहब सरकारी गाड़ी लेकर अपने सर के पास मिलने के लिए जाते हैं। वहीं एक टोल नाका पड़ता है। टोल नाके की कुछ दूरी पर दो महिलाएं, एक बुजुर्ग एक यंगस्ट खूबसूरत सी महिलाएं पापड़ बेच रही थी। एक बुजुर्ग महिला थी और एक ये अंग थी। देखने में ये सुंदर थी, यंग थी, पापड़ बेच रही थी सड़क किनारे। और टोल टैक्स पर जैसी गाड़ी धीमी होती है, दरोगा साहब की नज़र उस यंगेस्ट महिला पर पड़ती है जो सड़क के थोड़ी सी दूरी किनारे पर खड़ी पापड़ बेच रही थी। अब ये दरोगा साहब उसे देखते हैं, अपनी गाड़ी धीरे धीरे नाका से पार करते हैं और फिर गाड़ी घुमाते हैं। फिर उस महिला की तरफ देखते हैं। वो महिला जो है वो नोट कर रही थी कि ये पुलिस वाले की गाड़ी धीरे धीरे क्यों चल रही है। इसके बाद फिर से दरोगा गाड़ी घुमाते हैं और उस महिला की आसपास ही धीरे धीरे ले जाते हैं। ये महिला समझ रही थी कि ये पुलिस की गाड़ी है, अभी आएंगे, तमाम प्रकार के सवाल करेंगे, ये कुछ भी उल्टा सीधा बोलें या कुछ पैसे मांगे, इससे पहले मैं यहाँ से अपनी गाड़ी लेकर, अपना ठेला लेकर यहाँ से निकल चलती हूँ। दरोगा साहब ने गाड़ी घुमाई और उसी महिला की गाड़ी ठेले की तरफ धीरे धीरे गाड़ी लेकर चले गए। गाड़ी थोड़ी दूर पर रुकाते हुए वह गाड़ी से उतरते हैं और इस महिला के पास जाते हैं। और ये महिला अपना ठेला लेकर वहाँ से जाने ही वाली थी, ताकि ये जो पुलिस वाला है ये मेरे पास आके किसी प्रकार के उल्टे सीधे सवाल ना करे। लेकिन वो जाने ही वाली थी, इतनी में पीछे से ही दरोगा आता है, उसके कंधे पे हाथ रख देता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मेरे साथ रहना पसंद करोगी। तब ये महिला जो है, इसकी आंख भर आती है, घबरा जाती है और इधर उधर मदद के लिए देखने लगती है और सोचती है कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला है। तो कौन था ये दरोगा और क्यों ऐसी हरकत कर रहा था? क्या इसको अपनी ड्यूटी का कोई भी डर नहीं था, जबकि इसकी नई नई ड्यूटी और नई नई पोस्टिंग यहाँ हुई थी? तो आइए कहानी को शुरू से समझते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या। दरअसल ये पूरा मामला और मध्य प्रदेश के एक आर्थिक राजधानी कही जाने वाली इंदौर में रहने वाले संजीव और उनके परिवार की है। संजीव एक किसान परिवार से हैं, जिनके पास अपनी पुश्तैनी ज़मीन है और हर प्रकार से संपन्नता है। ये अब पढ़ाई करते हैं साथ में, और संजीव जैसे ही बड़े होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। संजीव के माता पिता के ये इकलौती संतान होती है। उनके घर में ज़मीन जायदाद होती है, बड़ा पुश्तैनी घर होता है। घर में कई प्रकार के नौकर खेतीबाड़ी करने के लिए लगे हैं और आधुनिक सभी मशीनें खेतीबाड़ी के लिए हैं। संजीव को पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करने का शौक़ था, इसीलिए वह पढ़ाई कर रहा था, उस पर ध्यान देता था। हालांकि संजीव के माता पिता कहते थे कि बेटा, अगर तुम नहीं भी पढ़ोगे तो भी हमारे पास इतना पैसा है कि तुम तमाम उम्र बैठे बैठे खा पाओगे। लेकिन संजीव कहता था, नहीं, ये जो कुछ है दादा का, पापा का है और मैं अपने दम पे कुछ करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं पढ़ लिख के नौकरी करना चाहता हूँ। जब भी उसके माता पिता शादी के बारे में बात करते थे तो संजीव मना कर देता था। लेकिन अब उनके जो लड़के के, संजीव के माता पिता हैं, वह कहीं ना कहीं लड़की के बारे में खोजबीन अपने हिसाब से करते रहते थे। तभी उनको पता चलता है कि उनके ही गांव में एक रानी नाम की लड़की है, जो उनके रिश्तेदार में जान पहचान की लड़की है, बड़ी सुंदर सी है। रानी के जो पिता थे वो सरकारी ऑफिसर थे, जो रिटायर हो चुके थे और पेंशन उन्हें अच्छी खासी मिलती थी। और इनके रानी के दो भाई थे, बड़े भाई और रानी छोटी बहन थी। पढ़ लिख कर वो भी अपना अपना काम धंधा करते थे, शादी ब्याह करके उनके घर बस चुके थे। रानी अपने भाइयों की और अपने माता पिता की लाडली लड़की थी। रानी का पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। बाद जैसे तैसे करके 12वीं तक पढ़ के वह घर में ही अपना टाइम पास करती रहती थी। हालांकि घर के कामों में वो कुशल थी और देखने में भी सुंदर थी। जैसे ही संजीव के माता पिता को रानी के बारे में मालूम चलता है तो वह रिश्ते की बात करने रानी के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ जो संजीव के माता पिता और रानी के माता पिता दोनों की पोजीशन सामान्य थी, अच्छी थी, इसीलिए दोनों परिवार वाले मान जाते हैं और रिश्ते के लिए हामी भर देते हैं। अब रानी और संजीव की शादी हो जाती है और फिर दोनों हंसी खुशी से रहने लगते हैं। जीवन में 2 साल बीत जाते हैं। रानी संजीव पढ़ रहा है और संजीव पढ़ के सरकारी नौकरी करना चाहता है, इसीलिए इन्होंने अभी बेबी प्लान नहीं किया था। दोनों की जीवन बड़े अच्छे से चल रही थी और रानी
भी अपने घर के काम काजों में लगी रहती थी। बाकी घर में नौकर भी थे और अपने माता पिता सास ससुर की सेवा करती और सब खुशी से जीवन चल रहा था। एक दिन रानी अपने घर की छत की बालकनी पे खड़ी थी और वो देख रही थी कि कुछ लड़का लड़कियां जो हैं कॉलेज जा रहे हैं, आ रहे हैं। हालांकि वहाँ से रोज़ लड़का लड़कियां गुजरते थे, लेकिन आज कुछ खास था और रानी ने कुछ नोट किया। लड़के लड़कियां हैं मस्ती करते, हंसी ठिठोली करते कॉलेज जा रहे हैं और उसका पति भी कॉलेज जाता था। तो वो कुछ सोचने लगती है कि मेरा पति भी कॉलेज जाता है, ऐसे ही लड़कियों के साथ हंसी ठिठोली करता होगा और मैं भी कॉलेज तो गई नहीं, मुझे भी कॉलेज जाना चाहिए, देखना चाहिए वहाँ का माहौल, घूमना फिरना चाहिए, हंसी मजाक करना चाहिए। ये सब रानी के मन में ख्याल आते हैं। वह अपना मोबाइल उठाती है और कॉलेज के बारे में वीडियो सर्च करके देखना शुरू कर देती है। जब संजीव कॉलेज करके वापस घर आता है तो रानी कहती है मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। संजीव की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, वह ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुका था और अब अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। इसके बाद वो रानी कहती है कि मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, मैं कभी कॉलेज नहीं गई हूँ, लेकिन अब मेरी इच्छा हो रही है कि मैं कॉलेज जाऊँ। रानी ने 12वीं पास कर रखी थी, इसीलिए संजीव कहता है कोई बात नहीं, मैं मम्मी पापा से पूछ के तुम्हारा एडमिशन कॉलेज में करवा दूँगा। जब वो मम्मी पापा से बात करता है तो मम्मी पापा पहले तो चुप होते हैं, फिर कहते देखो बेटा, रानी को घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है, वो आराम से रह रही है, पढ़ाई लिखाई करेगी, बाहर कॉलेज जाएगी, लड़का लड़कियों से मिलेगी, बाहर का माहौल देखेगी और इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर उसका कुछ मन बदल गया, कुछ ऐसी ऊंच नीच हो गई तो फालतू तुम्हारी बसी बसाई गृहस्थी उजड़ जाएगी। पर रानी अपनी जिद करती है और संजीव कहता है कि आप कौन सी पुरानी बातें करते हो, अगर उसका मन है पढ़ने का तो फिर जाने दो पढ़ने के लिए। संजीव अपनी जिद से 2 महीने बाद रानी का एडमिशन कॉलेज में करवा देता है। रानी कॉलेज जाती है खुशी खुशी और वहाँ एक सेमेस्टर 6 महीने बाद उसका हो जाता है। और जब उसका रिज़ल्ट आता है तो रानी किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुई थी, सब में फ़ेल हो चुकी थी, क्योंकि रानी का कॉलेज जाने का उद्देश्य सिर्फ घूमना फिरना मौज मस्ती करना था, ना कि पढ़ाई लिखाई करना। जब संजीव देखता है कि रानी किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुई है तो वह थोड़ा सा नाराज़ होता है, कहता है कि तुम्हें तो पासिंग अंक तक नहीं लाए, इतने सरल सब्जेक्ट तुम्हारा आर्ट था, तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करती हो, कुछ नहीं। रानी कहती है कि मुझे पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो अपने शौकिया पूरे करने के लिए कॉलेज जाती हूँ। तब संजीव कहता है कि अब तुम्हें कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर रानी और संजीव की थोड़ी सी बहस हो जाती है। थोड़ा वक्त गुजर जाता है और रानी फिर से कॉलेज जाने की जिद करती है। संजीव उसे मना करता है, क्योंकि संजीव को अब पता चल गया था कि रानी पढ़ने लिखने के लिए नहीं, मौज मस्ती के लिए कॉलेज जाना चाहती है। तो रानी को संजीव कॉलेज जाने से मना करता है, लेकिन रानी मानने को तैयार नहीं। दोनों के बीच बहस इतनी होती है कि ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगते हैं। माता पिता आ जाते हैं और दोनों को समझाते हैं कि शांत हो जाओ, पर रानी शांत नहीं होती है, आवाज़ बढ़ती जाती है और संजीव गुस्से में रानी पर हाथ उठा देता है। इस पर रानी रोते हुए खुद को कमरे में बंद कर लेती है और अपनी माँ से फ़ोन करके सब कुछ बता देती है। रानी अपने माता पिता की लाडली बहन लड़की थी, इसीलिए उसके माता पिता आते हैं और रानी को अपने साथ ले जाते हैं। संजीव के माता पिता भी सोचते हैं कि चलो बहू कुछ दिन मायके रहेगी, सोच समझ के फिर वापस आ जाएगी। कुछ दिन बीत जाते हैं, संजीव अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा रहता है, रानी अपने घर में ही रहती है अपने माता पिता के साथ। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। रानी की सहेली रानी से मिलने के लिए आती है और कहती है यहाँ रानी की सहेली उससे मिलने के लिए आती है और कहती है तू ससुराल नहीं गई है, काफ़ी दिनों से यहीं है। तब वो बताती है कि संजीव ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। तब वो बताती है बात इतनी बढ़ गई है और तू अभी भी उसकी याद में यहाँ बैठी है। देख, मेरा पति भी मुझे पहले बहुत परेशान करता था, लेकिन फिर मैंने अपने मायके में रहकर उसे तलाक की धमकी दी। वो मुझे फ़ोन नहीं कर रहा था, लेने नहीं आ रहा था। जब मैंने उसे तलाक की धमकी दी तो वो फिर मुझे लेके तलाक का नाम सुनकर आया और मुझे मना के ले गया। तब रानी कहती है अच्छा ऐसा होता है तो तू भी एक काम कर। रानी की सहेली कहती है तू भी अपने पति को तलाक की धमकी दे, वो आएगा तुझे मना के ले जाएगा। रानी को ये बात समझ में आ जाती है। वह अपनी सहेली के बहकावे में आकर अपने माता पिता से कहने लगती है कि मुझे संजीव को तलाक देना है।
तब उसके माता-पिता समझाते हैं, देखो बेटी इतनी छोटी-सी बात है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात तो है नहीं, इतनी छोटी-सी बात के लिए तुम तलाक कैसे दे सकती हो? और फिर तुम्हें पढ़ाई को ही तो मना कर रहा था और तुम्हारा पढ़ने लिखने में तो कोई इंटरेस्ट था नहीं, घर में ही तो रहना है और तुम दोनों के रिश्ते में ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो तलाक की बात कही जाए। मुझे तो ये बिल्कुल सही नहीं लगता। लेकिन रानी अपनी जिद पर आ जाती है और रानी की जिद के आगे माता-पिता हार जाते हैं। संजीव के यहाँ तलाक की बात भिजवा दी जाती है। अब संजीव और उनके माता-पिता बहुत परेशान होते हैं। संजीव को बहुत गुस्सा आती है कि एक तो अपनी जिद कर रही थी, अपनी जिद से मायके चली गई है, ऊपर से अपनी मनमानी कर रही है। वो तलाक के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि जो रानी की जिद थी वो बिल्कुल फालतू की थी और संजीव इस बात को बिल्कुल मानने या झुकने को तैयार नहीं था। संजीव की भी माता-पिता समझाते हैं, देखो बेटा घर की ही बहू है, मना लो और वापस ले आओ। पर संजीव कहता है, माँ ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है जिस वजह से वो तलाक मांग रही है। अब वो तलाक लेकर आज़ाद रहना चाहती है तो फिर कोई बात नहीं। इस पर गांव के वो सभी लोग मिलते हैं और फिर कोर्ट में फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए मंजूरी हो जाती है और ये लोग 10 लाख रुपए लड़की के घर वालों यानी लड़की को दे देते हैं। संजीव अपनी तरफ से तलाक पे साइन कर देता है, 10 लाख रुपया दे देता है और फिर ये दोनों अपने अपने रास्ते चलने लगते हैं। वहीं रानी अपने मायके में रहती है और रानी को बहुत ही इस बात का अफसोस होता है कि वो तो सिर्फ संजीव को छोड़ना नहीं चाहती थी, तलाक देना नहीं चाहती थी, सिर्फ इतना चाहती थी कि वो संजीव को मना के वापस ले आए। संजीव रानी को मना के वापस ले जाए, लेकिन यहाँ तो पासा उल्टा ही पड़ गया। उल्टा संजीव ने उसे तलाक दे दी और ये मामला अगला हो गया। रानी कुछ नहीं अपने काम में लग जाती है और समय व्यतीत होने लगता है। इतने में कुछ हादसे में जो रानी के माता पिता हैं वो हादसे का शिकार हो जाते हैं और उनकी जान चली जाती है। यहाँ रानी के माता पिता भी चले गए हैं, संजीव ने भी उसे तलाक दे दिया है। अब वह भैया भाभी के भरोसे है। कुछ दिन तो ठीक चलता है, लेकिन भाभियाँ जो हैं छोटी छोटी बात पे रानी को ताने मारना शुरू कर देती हैं। उसकी आज़ादी, हंसने फिरने घूमने हर चीज़ पे ताने मारती हैं और घर के काम काज के लिए दबाव डालने शुरू कर देती हैं। रानी अपनी भाभियों से झगड़ा करती है। वो कहती है कि मैं कुछ नहीं करूँगी, तुम लोग। और ऐसे भाभियाँ जो हैं भाइयों को भड़काती हैं कि तुम्हारी जो बहन है दिन भर आवारागर्दी करती है, इधर उधर घूमती है, घर में हाथ नहीं बटाती और हमसे उल्टा सीधा बोलती है, झगड़ा करती है। तब रानी के भाई जो होते हैं उससे कहते हैं कि देखो तुम्हें इस घर में रहना है तो अच्छे से रहो, अपनी भाभियों की हर बात मानो, नहीं तो फिर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। हम तुम्हारे लिए लड़का देख रहे हैं और तुम्हारी शादी कर देंगे। इस पर रानी कहती है, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है, मेरे जो पैसे हैं, मुझे तो तलाक में 10 लाख रुपए मिले थे, वो पैसे मुझे दे दो, मैं अपना अलग देखूंगी, रहूंगी, अपना ही जीवन गुजर बसर करूंगी अपने हिसाब से। तब रानी के भाई कहते हैं, कौन से पैसे, कैसे पैसे हैं, तुम्हारी जो शादी है हम करवा देंगे और बात ख़त्म हो जाएगी, पैसों की बात मत करो और घर में आराम से रहो, जैसा भाभियाँ कहती है वैसे चलो। इस पर रानी को बहुत बुरा लगता है और वह रोना शुरू कर देती है। रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और कुछ सोच विचार करके वह अपना सामान बांध के चुपचाप, जो पैसे उसके माँ बाप उसे खर्चा के लिए देते थे, वो पैसे लेकर चुपचाप अपना सामान लेकर वहाँ से कहीं चली जाती है। इधर उधर काम करने लगती है, लेकिन जहाँ भी रानी काम करती है वहाँ उस पर लोगों की गंदी निगाह, क्योंकि रानी खूबसूरत जवान है तो गंदी निगाह डालते हैं। इससे रानी परेशान हो जाती है और चुपचाप मायूस निराश सी जा रही होती है। तभी एक पापड़ बेचने वाली बूढ़ी औरत पर रानी की नज़र पड़ती है। वह उसके पास जाती है और माँ से कहती है, माँ जी मैं आपके साथ पापड़ बेच सकती हूँ क्या? मैं आपके साथ रह सकती हूँ? आप कहाँ रहती हो? मुझे भी आसियाने की ज़रूरत है, मैं भी अकेली हूँ, इधर उधर भटक रही हूँ, कहीं भी काम के लिए जाती हूँ तो लोग गंदी निगाह डालते हैं, मुझे भी किसी के सहारे की ज़रूरत है। तब ये कहते हैं, बेटी मैं तो अकेली रहती हूँ, बुजुर्ग हो चुकी हूँ, पापड़ बेच के अपना गुजर बसर करती हूँ, मेरे पास अच्छा कोई घर नहीं है, मैं तो ऐसे ही झुग्गी झोपड़ी में रहती हूँ और तुम तो इतनी खूबसूरत जवान हो, कहीं भी अच्छा काम कर लो, किराए से कमरा ले लो और आराम से रहो। तो वो कहती है, नहीं माँ जी मुझे भी सहारे की ज़रूरत है, आपको भी सहारे की ज़रूरत है, क्यों ना मैं आपके साथ रहकर पापड़ बेचूं।
इससे मेरा काम आसानी से चलता रहेगा और मुझे सहारा, फिर धीरे धीरे हम घर भी ले लेंगे किराए से और वहाँ आराम से रहेंगे। बूढ़ी माता है वो कहती है, कोई बात नहीं बेटी, तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। और इस तरीके से दोनों फुटपाथ पे सड़क किनारे पापड़ बेचने लगती हैं। और जैसे ही संजीव, इसको भी कुछ समय व्यतीत हो जाता है और संजीव की नौकरी लग जाती है, वह दरोगा बन जाता है। और दरोगा बनने के बाद वह अपना ट्रांसफ़र रानी के गांव के आसपास ही लेता है और वह देखना चाहता था कि रानी कहाँ है, कैसी है। तो वह अपनी गाड़ी से जा रहा था अपनी बड़े साहब से मिलने के लिए, तभी वो देखता है कि एक लेडीज़ है जो सड़क पे पापड़ बेच रही है, जो हूबहू रानी जैसी लग रही है। लेकिन उसकी जो स्थिति थी वो बीमार और जैसी हीन दीन जैसी हो गई थी, कपड़े भी कुछ अच्छे नहीं पहने थे। और उस जो पहले तो संजीव पहले तो उसको देखता है और सोचता है कि ये मुझे कोई गलतफहमी है, ये रानी नहीं हो सकती। रानी तो अपनी अकड़ में रहने वाली एक खुश मिजाज लड़की है, अपने घमंड में चूर रहती, वो यहाँ ऐसे कैसे हो सकती है। इसके बाद संजीव फिर से उसकी तरफ देखता है और उसको लगता है कि हो ना हो ये रानी है, मुझे इससे बात करनी चाहिए। रानी जो कि उसकी तरफ, दरोगा की तरफ देख नहीं रही थी, वह अपने काम में ध्यान दे रही थी। ऐसे ही 2 या 3 बार गाड़ी घुमाता हुआ जो दरोगा है, संजीव है, उसको देखे जा रहा था, घूरता जा रहा था। रानी को लगा कि ये पुलिस वाला मेरे आसपास ही गाड़ी घुमा रहा है, मुझे देख रहा है, शायद मुझे रोक के कुछ पैसे वैसे ना मांगने लगे, कुछ उल्टा सीधा ना बोले। इस डर की वजह से वह अपना ठेला घुमाती है और दूसरी तरफ धीरे धीरे वहाँ से जाने लगती है। तब दरोगा धीरे धीरे अपनी गाड़ी उसके पास लाते हैं, गाड़ी रोक कर उतर के आते हैं। रानी देखती है कि ये मेरे पास आ रहे हैं, तो वह अपना ठेला तेज़ी से वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तब पीछे से आवाज़ आती है, रानी क्या तुम हो? तब अपना नाम उस पुलिस वाले के मुंह से सुनती है और फिर उसकी तरफ देखने लगती है। जैसे ही वह इसको देखती है, वह पहचान जाती है संजीव है और आंख भर आती है और अपना आंसू छुपाते हुए वह मुंह फेर लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तब संजीव उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि रानी, ये तुम हो क्या? तुम्हारी ऐसी हालत? तब रानी उसकी तरफ देखती है, अपने आंसुओं को पोंछती, छुपाती है। संजीव कहता है, तुम रो क्यों रही हो? तुम तो घमंड में चूर रहने वाली खुश मिजाज आज़ाद ख्यालों की लड़की हो और तुम्हारी ये ऐसी हालत। तब रानी अपने बारे में सारी बातें संजीव को बताती है। संजीव और रोने लगती है, कहती है कि उस छोटी सी मैं। तब संजीव कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुमने एक बार भी मुझसे संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की? जानती मैं कैसा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझसे बात तो करती, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता। तब रानी कहती है कि मैंने तुम्हारे पास आने की या तुमसे बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से तुम्हें तलाक का न्योता भेजा था, तलाक भी लिया और फिर रकम भी मैंने 10 लाख रुपए ले लिया। मैं किस मुंह से तुमसे बात करती, इसलिए मैं कभी भी तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं अपनी सहेली के बहकावे में आकर तुम्हारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही थी। तब संजीव उसे को माफ़ कर देता है और दोनों ही आपस में अपनी अपनी बात बताते हैं और संजीव उसे माफ़ करके अपने घर